नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हमारा क्वेश्चन है प्लेटो का अटैक ऑन पोइट्री। ऐसे क्या हालात हो गए कि प्लेटो ने पोइट्री पर अटैक कर दिया था। ठीक है, इसको देखते हैं। प्लेटो ने जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म दिया और खास तौर पर जो उसने अपने नुक्ता नजर हमें पेश किए इसमें शायरी के ऊपर, और उसका इफ्तिताह कर दिया एक नए रुख का लिटरेरी डेवलपमेंट में। तनकीदी फरोग पजीरी में उसने नया रुख पेश कर दिया। अब वो कौन था? प्लेटो बजाते खुद एक टीचर था, एक फिलोसोफर था, और उसकी अपनी एक एकेडमी भी थी जहां पर बच्चे बड़े दूर दराज से आया करते थे, बाहर के मुल्कों से बच्चे आया करते थे। ठीक हो गया। अब उसका क्या था? उसका ऑब्जेक्ट वाज टू मेक, उसका मकसद क्या था? यहां ऑब्जेक्ट आएगा मकसद में। उसका मकसद था कि नौजवानों को मुनासिब बनाया जाए कि या तो वो रहनुमा बने या हुक्मरान बने, यानी आला तालीम हासिल करके आला ओहदों पर नौजवान लगे और एक अच्छी आइडियल स्टेट बन जाए। ये प्लेटो का पूरा फार्मूला था जो वो अपनी एकेडमी में पढ़ाता था। अब वो क्या करता था? इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर हम इसको, इस ऑर्डर को, इस थ्योरी को करेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें प्लेटो की थ्योरी भी समझ आ जाती है कि उसने पोइट्री पर अटैक क्यों किया। ठीक है, क्या वजूहात हो गई थे। अब ये नेसेसरी है कि आप समझ लें इस बात को कि द एम ऑफ हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज फ्रैंकली यूटिलिटेरियन। ये जो उसने मकसद दिया ना, ये लाइन निकाल के रखें, वो बहुत ज्यादा अफादियत पसंद था उसका। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसका मकसद ये था कि अफादियत हो, लोगों को फायदा पहुंचे मेरे क्रिटिसिज्म से। और फायदा किसको पहुंचे? एजुकेट कर रहा था वो यंग लोगों को, फॉर्मिंग कर एक रहा मिनट था। मैम। जी जी। मैम, ये जो प्लेटो व्यूज ऑफ पोर्ट्री है ना, वो ये सेम है जो आप पढ़ा रही हैं। प्लेटो अटैक ऑन पोर्ट्री डिफरेंट है चलें फिर आप यही निकाल लें, मेरे पास। यही कर लें। जी फिर ठीक नाम है। इन्होंने हेडिंग चेंज की हुई है लेकिन आप वो फिर ओपन कर लें। आगे जनाब ठीक है। उसने कहा है कि वो कहता है कि ये अफादियत दे रहे हैं और नौजवानों को एजुकेशन जब हम देते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक अच्छे सिटीजन बने हैं, और जब सिटीजन अच्छा होएगा तो स्टेट अच्छी हो जाएगी। जब एक शख्स अच्छा होगा तो रियासत खुद ब खुद अच्छी होएगी। अब इसके साथ उसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने बड़ा अमली पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और बड़ा गुस्सीला अटैक कर दिया पोइट्री के ऊपर। फेरियस होता है दहशत अंगेज खून ख्वार, ये हमारे फेरियस एनिमल्स होते हैं ना, जैसे लाइन टाइगर, ये जान निकाल के रख देते हैं अगले बंदे की, खून खून के प्यासे हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है, यानी खून ख्वार किस्म का। लेकिन अब यहाँ खून ख्वार तो नहीं आएगा ना, यहाँ आप शदीद लगाएंगे, शदीद हमला कर दिया। दूसरा देख ले, इन ऑर्डर टू करेक्टली अंडरस्टैंड, प्लेटो के व्यूज को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए दिस इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है कि हम समझे उसके हम असर दौर को और उन मामलात को जो उस वक्त एथेंस में चल रहे थे। ठीक हो गया। आगे आ जाए। सबसे पहले पॉलिटिकल डिक्लाइन हमें बताना चाहता है कि सियासी जवाल क्या था, वहां पर क्या फैला हुआ था। वो एक ऐसा वक्त था जब सियासियात अपने जवाल पर थी, एंड डेजोलेशन भी जवाल में ही जाता है, यानी किसी चीज का हल हो जाना, तहलील हो जाना, खत्म हो जाना। एजुकेशन बड़ी बुरी हालत में थी। एपिक जो थी ना, होमर की एपिक्स थी। होमर हमारा जो राइटर है ना, ये भी बहुत बड़ा पोइट गुजरा, इसकी दो एपिक्स थी, ओडेसी और इलियाड। इनका मैं ना आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, मैंने शायद पता नहीं भेजा ग्रुप में कि नहीं भेजा। अच्छा, होमर और एपी, होमर की ओडेसी, क्लास में हमने पढ़ा हुआ है इनका रेफरेंस। जी वही है। इसकी जो ओडेसी और इलियाड्स जो थी ना, वो कंसीडर समझी जाती थी कि स्कूल के करिकुलम में, निसाब में उनको शामिल कर लिया जाए, और वो वेनिटरेटेड थी, बड़ी एहतराम के काबिल थी ग्रीक्स की तरफ से। ग्रीक्स उन्हें बड़ी इज्जत देते थे, किनको? होमर की ओडेसी और इलियाड को, सेम ऐसे जैसे बाइबल को इज्जत मिलती है। ठीक है। लेकिन होमर ने बहुत ज्यादा कहानियां जो थी ना, उसमें रिप्रेजेंट किया गॉड को इन एन अनफेवरेबल लाइट। इसको अंडरलाइन कर ले कि होमर ने खुदा को एक नामुनासिब, जिसे कहते हैं ना, अक्स अक्स डाला, अक्कासी की रोशनी डाली होती है ना, उसने खुदा की अक्कासी बड़े गैर मुनासिब तरीके से की अपनी मुख्तलिफ कहानियों में। और दे वर एलिगोरिकली, क्योंकि वो तो तमासीली कहानियां थी, ख्याली कहानियां थी, फर्जी कहानियां थी, और उनकी इंटरप्रिटेशन उसने की थी। इन कहानियों की वजह से दे स्टोरीज वर कंसिडर, और जो कहानियां उसने खुदा के बारे में लिखी थी वो समझी जाती थी अनकन्वेंसिंग है, बहुत ही, हम उनके कायल नहीं हो सकते। खुदा को अगर आप ये कहेंगे कि खुदा ने जाया गुस्से में जाके सूरज खा लिया, हम इसके कायल नहीं हो सकते हैं। खुदा ने गुस्से में आके ये क्या कर लिया, ये आपने अक्सर देखा होगा दूसरे रिलीजियंस की फिल्मों में। अब वो कहता है ये हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल था जब आप खुदा को ऐसे करेक्टर करवा रहे हो। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू,
सियासी जवाल का। कर्ज थी जनाब, लोग कहते थे हिम्मत होना चाहिए, हीरोइज्म होना चाहिए, हीरो ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। मिग्निफिकेंस, उसकी जो उसकी शान शौकत दिखाई गई है, जो उसके हुनर दिखाए गए हैं, और वो सारे के सारे यूज ऑफ आर्म्स की वजह से गंडासा दौर चल गया। याद आया गंडासा दौर? अब वो कहता है कि जनाब ये सारा कुछ जो था ना, ये सारा कुछ किसके जोरे बाजू हो रहा था? हथियारों के जोरे बाजू हो रहा था। एक और बुराई आ गई, और यही बुराइयां आजकल हमारे माशरे में पाई जाती हैं। अब उसने कहा कि ये जो वर्च्यूज थी ना, जो अखलाकियात थी, प्राइज्ड हाईली बाय द गॉड्स, लेकिन जो अखलाकियात थी, यहाँ पर अगर आप प्राइज के मफहूम में जाते हैं तो उसको देखते हैं कीमती और मुअज्जज समझना। ग्रीक इनको बहुत कीमती और मुअज्जज समझते थे, लेकिन अब उनका दौर चेंज हो रहा था। उस दौर में गंडासा दौर आ गया। वंडरफुल, आगे देख लें। बहुत हैरान कुन जो था ना उसकी फ्लावरिंग टाइम इन ग्रीक्स के आर्ट का जो ग्रीक आर्ट का था ना, ये बड़ा जबरदस्त नशोनुमा पाने वाला वक्त था। और लिटरेचर जो था ना, लिटरेचर उस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका था, लिटरेचर एंड हो गया था। याद है ग्रीक पे जॉन कीट्स ने कितनी जबरदस्त उनकी वो बनाई है कहानी, वो ग्रीशियन अर्न पे, वो सारा ग्रीक का ही था ना काम। यानी उनका फ्लावरिंग टाइम जो था ना, और उनका लिटरेचर सब खत्म, फिनिश हो गया। अब क्या चल रहा है जनाब? क्रिएटिव इम्पल्स हो गया। इम्पल्स का मतलब होता है मुतहर्रक हो जाना, किसी चीज का तसलसल आ जाना, किसी चीज की ख्वाहिश चेंज हो जाना। अब उनमें ख्वाहिशें भर रही थी, और ख्वाहिशें क्या थी? प्रैक्टिकली डाइड अवे। अब जो अमली ख्वाहिशें बिल्कुल खत्म हो गई थी, और जिनसी ख्वाहिश आ गई, हथियार की ख्वाहिश आ गई, यानी माशरे में तब्दीली आ गई। लिटरेचर का टाइम जो था ना, वो लार्जली इमोरल हो गया। लिटरेचर का वक्त बहुत ज्यादा गैर अखलाकी हो गया, करप्ट, खराब हो गया, डीजेनरेटेड जवाल का शिकार हो गया। डीजेनरेटेड को भी आप यहाँ पे तनज़्ज़ुली गुमराही लिख ले, बेशक गुमराही का शिकार हो गया, खराब हो गया, और गैर अखलाकी बुराइयां फैल गई माशरे में। अब ये क्यों बुराइयां फैली थी? उस जमाने की एपिक्स की वजह से, उस जमाने के शायरों ने जो काम लगाया, और वो काम करिकुलम बन गया, सिलेबस में आ गया, बच्चों को पढ़ना पड़ता था। जैसे आज हमें काफी चीजें, मिस्टर चिप्स को हटा दिया गया सिलेबस से, मैंने सुना यही, तो बाद में पता लगा चलो जी 22-35 साल से मिस्टर चिप्स पढ़ाते आ रहे थे। अब उन्होंने कहा जी क्या फायदा ऐसा मिस्टर चिप्स पढ़ाने का, इसमें है ही क्या? तो फिर अब यही था कि उसने कहा कि जो शायरी थी ना, इन कामों की वजह से डेकेडेंट हो गई। अब डेकेडेंट को भी अगर आप कहेंगे ना तो सवाल है। अच्छा, डीजेनरेट को निकाल लें, डीजेनरेट, डेकेडेंट, और एक और वर्ड आगे आने वाला है, मैं आपको बताती हूँ। इन दो वर्ड्स को पहले निकल के रखें। ये 3D बनेंगे। 3D का मतलब ही सवाल है। ये मैं अपना 3D बना रही हूँ, वो दूसरा वाला 3D की बात नहीं कर रहे। ठीक हो गया? अब कहता है कि जनाब इस मकसद के लिए बहुत लोगों ने हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म किया। हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म को निकाल के बाहर रखें। इसका मतलब होता है अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए दूसरे बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर देना, तनकीद निगारी करना, लेकिन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। देखिए बाज औकात ऐसा होता है कि कुछ चैनल्स आपके चैनल को पसंद नहीं करते, तो वो बुरे बुरे कमेंट्स कर देते हैं, वो अपनी जाती दुश्मनी निकालते हैं, हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म हो जाता है वो। ठीक हो गया? ये दुश्मनी वाला क्रिटिसिज्म होता है, उसमें आपको क्रिटिसिज्म करके कुछ सिखाया नहीं जाता, बल्कि गुमराह किया जाता है। अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा निकला कि जो फलसफी थे और ये ओरिएटर्स थे, ओरिएटर्स होते हैं जो स्पीच करते हैं, मुकर्रर, ये सारे जो थे ना, ये समझे जाते थे सुपीरियर। फिलोसोफर और मुकर्रर को आला समझा जाता था पोइट्स और आर्टिस्ट के बिना पर, उनको घटिया समझा जाता था, इनको आला समझा जाता था काम की बुनियाद पर। ये अपनी जुबान के बलबूते पे लोगों के दिलों पे राज करने लग गए। अब क्या हो गया? कंफ्यूजन वाज प्रीवेल जनाब, हर तरफ जो थी वो परेशानी, पेचीदगी फैल गई, ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के सारे हिस्सों में। अच्छा, ये जो होती है ना, ये कोटेशंस होती है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ती है। ये होती हैं जो बुक में से ली गई होती बातें, टेक्स्ट में से सही बातें उठाते हैं। कौन से हिस्सों में बुराइयां फैल गई, कौन से हिस्से में मसाइल फैल गई, कंफ्यूजन्स फैल गई, इंटेलेक्चुअल लेवल, दानिशवराना लेवल पर, अखलाकी लेवल पर, सियासी लेवल पर, और एजुकेशनल लेवल पर भी ये सारी बुराइयां फैल गई। देयर वाज अ कांस्टेंट डिबेट। यहाँ पर तो एक जिसे कहते हैं ना डिबेट, वो बहस मुबाहसा शुरू हो गया। किसके ऊपर? बिटवीन द फिलोसोफर्स एंड द पोएट्स, रिगार्डिंग, किसके ऊपर फैल गया? रिगार्डिंग देयर रिस्पेक्टिव सिग्निफिकेंस। रिस्पेक्टिव होती है अपने मौजू के मुताबिक, और सिग्निफिकेंस होती है अहमियत। यानी शायरों और फलसफियों के दरमियान एक मुबाहिसा भर गया कि मेरा काम अच्छा है, वो कहता था मेरा काम अच्छा है। रिस्पेक्टिव सिग्निफिकेंस, अपने शोबे के, अपने मामले के बारे में इज्जत बढ़ाने के लिए दोनों लड़ते थे, दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछालते थे। तो फिर
ये कीचड़ क्या था, हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म था। होगी का क्लियर आपका हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म? आगे आ जाए। सच वर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द डे, ये उस जमाने के हालात थे। प्लेटो ने कोशिश की कि वो बताए, जाहिर करे द प्रैक्टिकल सुपीरियरिटी ऑफ फिलोसफी ओवर पोइट्री। तो प्लेटो चूंकि फिलोसोफर था, हमने क्या पढ़ा, प्लेटो की एकेडमी में फलसफा पढ़ाया जाता था, तो फलसफे की ही उसने भी अपनी वजाहत देनी थी। क्योंकि इसकी एकेडमी थी, ये बड़ा मशहूर बंदा था, तो इसकी किताब को ज्यादा शोहरत मिल गई। दो मच ऑफ हिज क्रिटिसिज्म, यहाँ पर बात शुरू कर ले। ये जो डार्क वाला नहीं, ये आपने ऐसे याद करना है। बहुत ज्यादा जो उसका क्रिटिसिज्म था, गवर्न्ड बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ हिज एज, वो जाहिर करता है या उसके ऊपर राज है, या बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म छाया पड़ा है किनके ऊपर, समाजी और सियासी हालतों पर जो उसके वक्त में मौजूद थी। ठीक है, उसने क्रिटिसिज्म अपने दौर पर किया। सिडनी ने यही जवाब दिया था आगे आके कि अगर प्लेटो की बात करते हो, प्लेटो ने अपने दौर के लोगों पे क्रिटिसिज्म किया है, तुम भी अपने दौर के लोगों पे क्रिटिसिज्म करो, लेकिन शायरी को और शायरों को बुरा मत कहो। ठीक हो गया, बात वहां आ गई हमारी। आगे चलते हैं जनाब। उसका जो क्रिटिसिज्म था ना, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, बहुत सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि वो ना जाना माना बंदा था ना। आपको ये बताया कि उसकी बहुत इज्जत थी, लोग उसको मानते थे। अब उसने न्यू डायरेक्शन दे दी टू द लेटर क्रिटिसिज्म, बाद में आने वाले तनकीद निगारों को उसने बड़ी अच्छी राह दिखा दी। आगे आ जाए। प्लेटो का अटैक पोइट्री पर मस्ट बी जज इन रेफरेंस। अब प्लेटो के अटैक को हमने क्या करना है, उसका जज करना है, उसका फैसला करना है, उसका अंदाजा लगाना है, उसके सियासी और समाजी पहलू को मद्देनजर रखते हुए। कॉन्टेक्स्ट आपको दिया जाता है ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करे, तो जो आपने रेफरेंस करना होता है वो आगे पीछे के हिसाब से होता है। अगर हमने प्लेटो के अटैक को रेफरेंस करना है ना, उसको जज करना है, तो हमें भी फिर सियासी और समाजी हालात को देखना पड़ेगा। आगे आ जाए। फॉर ऑल हिज एफर्ट्स, और उसकी तमाम वो एफर्ट्स देखनी है जो कि उसने की थी, डिवोटेड, उसने अपना आप को मुख्तस कर दिया था किसके लिए, टू अवॉइड डेटोरेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर को जो बिगाड़ कर पेश करते हो ना, उसने कहा था कि इससे अवॉइड करे, और इस काम के लिए उसने मुख्तस कर दिया अपना क्रिटिसिज्म। उसने क्या, बहाल करें, रिस्टोर करें हेल्थ दोनों की, किसकी, इंडिविजुअल की भी और स्टेट की भी। हर एक को राम जाने ना बनाए। राम जाने के एंड में आके वो क्या कहती है उससे, जो चावला ये कहते हैं ना कि सारे बच्चे राम जाने बनने लगे हैं। राम जाने, फांसी से डरोगे तो फिर हमारे बच्चे मुस्तकबिल में तुम्हारी तरह हथियार नहीं उठाएंगे। हथियार इसने कहा ना, लोगों ने उठा लिया था। तो उसने कहा अगर सेहतमंद माशरा चाहते हो तो सेहतमंद शहरी बनाओ, और अगर सेहतमंद शहरी बनाना है तो करैक्टर की ऐसे बिगड़ी हुई शक्लें पेश मत करो हमारे सामने। अब उसने पोइट्री को जज किया इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया, और ही अटैक्स पोइट्री, उसने पोइट्री पर अटैक किया, ड्रामा पर अटैक किया, किसके ऊपर, मोरल बुनियादों पर, जज्बाती बुनियादों पर और इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पर। इन तमाम ग्राउंड्स पर उसने आगे आके अपनी तनकीद निगारी में हमें पेश किया। चलें इसको हम पार्ट 2 में देखते हैं।